जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। आज हो चुका है 2 अगस्त और एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। अगर आपका एग्जाम है तो आप इस क्लास को देखकर जाइएगा। 100% 8 से 10 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि वर्ष 1909 में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। मार्कोनी को मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, सीवी रमन को मिला है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बता दें वर्ष 1909 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मार्कोनी को मिला था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। आपको दोस्तों याद होगा 1913 में दोस्तों किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। सीवी रमन, इनको दोस्तों रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। किसकी? रमन प्रभाव की खोज के लिए दोस्तों सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानव दुर्व्यापार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अगर आपने हमारी कल वाली और परसों वाली क्लास देखी होगी तो आपने ये सवाल गलत नहीं किया होगा। कल वाली और परसों वाली क्लास से 8 से 10 सवाल हूबहू आपकी परीक्षा में आज पूछे गए हैं। दोस्तों, मानव दुर्व्यापार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 23। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 है, ये किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। और दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बलात् श्रम पर रोक यानी कि बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी, ये सब कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल नंबर 23 में। आर्टिकल नंबर 24 में क्या आता है कि छोटे बच्चों से यानी कि जो बच्चे 18 वर्ष से कम है उनसे कारखानों में आप कार्य नहीं करा सकते हैं। ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 24 है। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार के आर्टिकल कौन से? आर्टिकल नंबर 23, 24, इनको आप याद रखें। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 21। इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि नाम बदलने का दोस्तों अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 है। अनुच्छेद 24 मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 25 से 28 इसमें दोस्तों क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए ये उसकी दोस्तों स्वतंत्रता होगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ये सब सवाल कल और परसों वाली क्लास से आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों, महान्यायवादी का आर्टिकल मैंने आपको कौन सा बताया था? आर्टिकल नंबर 76। और दोस्तों ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। इसको आपको याद रखना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। कौन है दोस्तों? आर वेंकट रमणी, ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। इसको आप ध्यान में रखें। आर्टिकल नंबर 60 इसमें दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। ये बातें आपको याद रखनी है। आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल नंबर 72 दोस्तों इसके अंदर क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। अगर आपसे पूछ ले रहा है राष्ट्रपति का क्षमादान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 72। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 71 में क्या है? तो आपको याद होगा अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 71 के तहत करता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना है। दोस्तों आपको याद रखना है ये 2023 से आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 2023 से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप आईपीएल और जो भी 2023 में अभी हाल ही में गेम हुए हैं उनको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। आपकी परीक्षा में सवाल हूबहू छप रहा है। दोस्तों ऑरेंज कैप का विजेता कौन है? सुमन गिल। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको याद होगा आईपीएल इसका विजेता कौन बना था? चेन्नई सुपर किंग इसका विजेता बनी थी। किसको हराया था? गुजरात टाइटंस को हराया था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1956 में रुक्मणी देवी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। दोस्तों आपको याद होगा वर्ष 1956 में रुक्मणी देवी अरुणडेल को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब मैंने आपको कल भी बताया था रुक्मणी देवी अरुणडेल इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, इसको आप ध्यान में रखें। आप कमेंट करके बताएं दोस्तों मल्लिका साराभाई। कौन दोस्तों? मल्लिका साराभाई।
भाई इनका संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से भी है, लेकिन और किससे है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। परसों और कल वाली क्लास से भर भर के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपने परसों और कल वाली क्लास ना देखी हो तो जरूर से जरूर देखकर जाएं। दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे है, तो मैंने आपको बताया था ये संतूर वादक हैं, और साथ में ही मैंने आपको बताया था भजन सोपारी। कौन दोस्तों, भजन सोपारी। इनका संबंध किससे, इनका संबंध भी दोस्तों संतूर वादक से है। सितार वादक दोस्तों पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार वादक से है। सरोद वादक दोस्तों मैंने आपको कल 3 से 4 नाम बताए थे, और 2 नाम आज की परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये सब दोस्तों किससे संबंधित है, सरोद वादक से संबंधित हैं। और दोस्तों वायलिन वादक कौन है, एम गोपाल कृष्ण अय्यर। ये नाम आपको रट लेना है, परीक्षा में आएगा सवाल। अगर दोस्तों आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि G20 का प्रथम शेरपा की बैठक कहां पर आयोजित हुई, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। दोस्तों आपको बता दें G20 का प्रथम शेरपा की बैठक, इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक इसका आंसर दोस्तों कर्नाटक होने वाला है। इसको आप माफ कीजिएगा दोस्तों, आई थिंक इसका आंसर आप देश राजस्थान है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और इसकी दोस्तों दूसरी बैठक कहां पर हुई थी, केरल में। अगर आपसे पूछी जाए G20 के शेरपाओं की दूसरी बैठक कहां पर हुई थी, केरल में। और तीसरी बैठक कहां पर हुई है, कर्नाटक में तीसरी बैठक हुई है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपातकाल का उल्लेख कौन से अनुभाग में किया गया है, भाग 18, भाग 20, भाग 17, भाग 14। मैंने कई बार आपको नोट कराया है, आपातकाल का अनुबंध कौन से भाग में है, भाग नंबर 18। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आपको याद होगा। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360। ये क्या होता है, राष्ट्रीय आपात। ये कौन सा होता है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात। ये क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। और ये क्या होता है, वित्तीय आपात। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये तीनों आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। भाग 20, इसमें किसका उल्लेख है, संविधान संशोधन का उल्लेख है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अगर हम बात करें भाग 17, इसमें दोस्तों क्या है, भाषाओं से संबंधित है। ये दोस्तों भाषाओं से संबंधित है। और भाग 14 में दोस्तों क्या है, ये यूपीएससी हो गया। क्या दोस्तों, ये यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया। इन सबका उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 14 है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण भाग मैं आपको यहाँ पर और नोट करा रहा हूँ, इनको आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य, क्या दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये ऐसे भाग हैं जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। डीपीएसपी और दोस्तों क्या होता है, पंचायत। दोस्तों ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 4A। और मौलिक अधिकार भाग 3, डीपीएसपी भाग 4, पंचायत भाग 9। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए नगर पालिका तो आपका जवाब होगा भाग 9A। लेकिन सहकारी समिति भाग 9B। ये दोस्तों 5 से 6 भाग हैं जो आपको याद रखने हैं, आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अदिति अशोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। या तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि अदिति अशोक ने 2023 में कुल कितने पदक जीते। ये दोस्तों सवाल ये पूछा गया था कि अदिति अशोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। आपको याद रखना है अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे ये पूछा गया होगा दोस्तों कि कितने पदक जीते हैं तो इसका आंसर आई थिंक 6 हो जाएगा। इसको आप एक बार अपने आप से रीचेक जरूर कर लेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक फसल है? कपास, जूट, गन्ना, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, ये तीनों ही व्यावसायिक फसलें होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपके ऑप्शन में कपास देके रखा है तो आपका वो आंसर सही हो जाएगा, जूट देके रखा है तो वो आंसर सही हो जाएगा, अगर गन्ना देके रखा है तो वो आंसर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बच्चों वाला सवाल आपसे पूछा गया था। तो आपको पता है बेरी बेरी रोग कौन सी कमी से होता है? विटामिन बी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन ए, इससे रतौंधी रोग। रतौंधी रोग दोस्तों कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इस बात को भी आप लिख लें, परीक्षा में पूछा जाएगा सवाल। विटामिन सी, इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। और दोस्तों आपको याद होगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, इसको कहते हैं सूखा रोग। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। विटामिन बी12 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। और इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबोलिन। इस बात को भी आप लिख लें। विटामिन से दोस्तों आपकी दोनों शिफ्टों में सवाल पूछे गए हैं आज की। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंधन बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, मुंबई में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें विधवा पुनर्विवाह संघ, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये विष्णु शास्त्री पंडित आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे किसी ना किसी शिफ्ट में। राजा राम मोहन राय 1828, इसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और 1875, इसमें दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की। और दोस्तों 1867 इन्होंने इसके अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। ये सवाल आपको ध्यान में रखने, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि सूरज कुंड मेला 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? असम में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, केरल में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। दोस्तों आपको बता दें सूरज कुंड मेला 2022 इसका दोस्तों आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ था? तो आपको याद होगा, मैंने आपको कई बार नोट कराया है, हरियाणा। हरियाणा में भी दोस्तों कहां पर हुआ था? फरीदाबाद। ये सवाल आपको ध्यान में रखने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताता हूं। असम में एक मेला होता है अंबुबाची का मेला। कौन सा? अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला कहां पर होता है? असम। लेकिन मंदिर कौन सा है? कामाख्या माता मंदिर। ये कामाख्या माता मंदिर में होता है अंबुबाची का मेला। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखनी है, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगी। केरल में दोस्तों मकर बिलक्कू त्योहार होता है। मकर बिलक्कू फेस्टिवल होता है। लेकिन कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उत्तराखंड में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? हरेला। अगर आपसे पूछ लिया फूलदेई महोत्सव, कौन सा दोस्तों? फूलदेई महोत्सव। इसका आयोजन दोस्तों कहां हुआ है? हाल ही में उत्तराखंड के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। दोस्तों आपको बता दें भारत में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ है? उड़ीसा के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कर्नाटक। दोस्तों आपको याद होगा KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? अगर आपसे पूछा सोने की खानें कहां से संबंधित है? कर्नाटक से। और दोस्तों आपको अगर आपसे पूछा जाए कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखनी है, क्योंकि बाबा बुदान की पहाड़ी ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एल्यूमिनियम, इसका दोस्तों किसका है? इसका बॉक्साइट का। एल्यूमिनियम उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये बातें आप लिख लें कहीं पेज पर। अगर आपसे पूछा जाए पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन है जो एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है? ऑस्ट्रेलिया। कॉफी का उत्पादन में दोस्तों पहला स्थान किसका है? ब्राजील का है। और दोस्तों तांबा के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चिली का है। किसका?
चिली का है। और चीनी उत्पादन में पूरे भारत में पूरे विश्व में किसका स्थान है? चीन का है चीनी में। और दूध में भारत का है। ये बातें आप लिख लें, कहीं पर आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। अगर आपके दोस्त का किसी का भी एग्जाम बाकी है एसएससी CHSL का, क्लास जरूर शेयर कर दें। इस क्लास को आप देख कर जाएं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुंडारी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। दोस्तों मुंडारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको ध्यान में रखना है, आई थिंक ये झारखंड का है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप एक बार अपने आप से रीचेक जरूर कर लेंगे। जो सवाल मैं आपको रीचेक करने के लिए कह रहा हूं, यानी कि दोस्तों आपको एक बार उस सवाल को खुद से चेक करना है कि यह सवाल सही है कि गलत। इसको आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़, आपको याद होगा पंडवानी। पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का? छत्तीसगढ़। और एक दोस्तों यहाँ पर एक लोक नृत्य पंथी। पंथी लोक नृत्य कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों करगा, ये कहाँ का है? कर्नाटक। और दोस्तों आपको याद होगा यक्षगान। यक्षगान कहाँ का? ये भी कर्नाटक का ही है। इसको आप ध्यान में रखें। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इनको आप नोट करते चलें। दोस्तों पेलाग रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, B2, B3, B12। दोस्तों आपको बता दें पेलाग रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। आप देख रहे होंगे अब तक विटामिन के 2 सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं, तो आप तैयार हो जाइए। विटामिन को लेकर आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे सवाल। विटामिन B12, इसका दोस्तों नाम मैंने आपको क्या बताया था? साइनोकोवोलिन। साइनोकोवोलिन ये इसका रासायनिक नाम है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। कोबाल्ट। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बता देना है। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो आप सबको पता है 100 दिन का। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? ये सवाल भी आज आपसे पूछ लिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोदा बेटा। दोदा बेटा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों मैंने आपको शायद नोट कराई थी सतपुड़ा की। जल्दी से बताएं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। सतपुड़ा की आप कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर किसी ने भी गलत किया होगा जिसने कल वाली क्लास देखी होगी। आप आंख बंद करके सरोदवादक मारेंगे। इसका सही आंसर उस्ताद अली अकबर खान, अमजद अली खान, ये तो अलाउद्दीन खान, इन सबका संबंध किससे? इन सबका संबंध है सरोदवादक से। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 77वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? ये सवाल भी आज आपकी परीक्षा में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य मित्तल आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाए पहले दोस्तों पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। और इनकी एक पुस्तक है मास्टर माइंड। मास्टर माइंड, ये इनकी पुस्तक है किसकी? विश्वनाथ आनंद की। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? कोनेरू हम्पी। आपसे सवाल पूछा सकता है कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना शतरंज। और शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। ये बात भी आपको नोट करनी है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चंदेल शासक, गंग वंश। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये चोल वंश के द्वारा कराया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। और ये कहां पर स्थित है? तंजावुर में। और दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था? ये चोल वंश के द्वारा कराया गया था। और चोल वंश के शासक कौन थे? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। ये बातें आपको ध्यान में रखनी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं सारे के सारे। इन सब बातों को आप नोट करके रखें। राष्ट्रकूट वंश, इनके द्वारा दोस्तों एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। किसके? एलोरा के मंदिर। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, ये बात आप लिख लें। दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मंजू भार्गवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम। आई थिंक इसका आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश होने वाला है, क्योंकि ये दोस्तों इनका संबंध है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी
पुरी। मंजू भार्गवी का संबंध कौन से राज्य से है? आंध्र प्रदेश। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। तमिलनाडु, यहाँ पर दोस्तों कौन सा शासन रहता है? भरतनाट्यम। केरल, यहाँ पर दोस्तों क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम, आपको याद आ रहे होंगे। असम का दोस्तों क्लासिकल नृत्य कौन सा? सत्रिया। और इससे दोस्तों संबंधित है पंडित श्रीमद शंकर देव। ये सब बातें आप नोट करते चले। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। दोस्तों आपको याद रखना बस्तर दशहरा ये कौन से राज्य में होता है? छत्तीसगढ़। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। उत्तर प्रदेश से आपसे याद रखना कजरी, नौटंकी, चरकुला, कजरी, चरकुला, नौटंकी, ये सब कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों मणिपुर का एक है रास लीला। मणिपुर का दोस्तों है रास लीला। ये दोस्तों अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए, अगर आपके ऑप्शन में मणिपुर देके रखा है तो मणिपुर आपका राइट आंसर होगा। अगर उत्तर प्रदेश देके रखा है उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल की परीक्षा में सवाल आपसे पूछा गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश, आपको याद आ रहा होगा खजुराहो फेस्टिवल कहां पर मनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कॉमनवेल्थ गेम में 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल के विजेता कौन थी? दोस्तों आपको याद होगा कौन जीता था दोस्तों सिल्वर वर्ग? मीराबाई चानू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। कॉमनवेल्थ गेम से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं तो आपको कॉमनवेल्थ गेम बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है, और ये खास तौर से पढ़कर जाना है कि कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे, यानी कब से कब तक चले थे, क्योंकि एसएससी सीजीएल की परीक्षा में सवाल आपसे पूछा गया था। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61। कितने गोल्ड मेडल जीते थे? 22। जल्दी से कमेंट करके बताएं कितने सिल्वर मेडल जीते थे, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। शरत कमल अंचिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम में एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। कितने? 3 गोल्ड मेडल। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरद कमल अंचिता। इनका नाम आप रट डालें। और 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? शरद कमल अंचिता को मिला है। निखत जरीन और शरद कमल अंचिता ये दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो समापन कार्यक्रम था उसके ध्वजवाहक बने थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोषण संबंधी अधिकार दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? 20 बार बताया हुआ सवाल। पोषण संबंधी अधिकार दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 47 में है, आपको सबको पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 40, इसमें पंचायत का उल्लेख है। पंचायत का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 40। और पंचायत दोस्तों इसका कौन सा भाग है? भाग 9। ये बात आपको याद करनी है। आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता सिविल कोड, और समान सिविल कोड कहां पर लागू है? एकमात्र राज्य है जहां पर लागू है, गोवा के अंदर। ये बात भी आपको लिख लेनी है। अनुच्छेद 51, जल्दी से कमेंट करके बताएं अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख किया गया है। कई बार परीक्षाओं में सवाल ऐसा भी पूछा जाता है। दोस्तों आपको बता दें अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 कई बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 50 में क्या है दोस्तों? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया? तो मैंने आपको कई बार बताया है अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये बात आप लिख लें, आपकी परीक्षा में 100% पूछी जाएगी। अनुच्छेद 51A इसमें किसका उल्लेख है? जल्दी से छाप दें कमेंट में। दोस्तों स्वास्थ्य अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बना है? तो आपको याद होना चाहिए राजस्थान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ ले रहा है के फोन प्रोजेक्ट इसको शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। ये सब बातें आपको लिख लेनी है, अच्छे सवाल हैं। और दोस्तों डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो आपको याद होगा पंचामृत योजना। पंचामृत योजना दोस्तों कहां की योजना है? उत्तर प्रदेश की। और किससे संबंधित है? गन्ने की फसल से संबंधित है। किसकी? गन्ने की फसल से संबंधित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्गन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम रामसे, लॉर्ड रेले या हुलर, ए और बी दोनों। तो दोस्तों आपको याद रखना है सर विलियम रामसे और लॉर्ड रेले इनके द्वारा की गई थी आर्गन की खोज। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप लिख लें, नोट कर लें। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा होलर, इनके द्वारा दोस्तों यूरिया।
आपको याद होगा यूरिया को दोस्तों पहली बार प्रयोगशाला में दोस्तों बनाया गया था किसके द्वारा, होलर के द्वारा। ये बात आपको नोट करनी है जल्दी से दोस्तों। यूरिया इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे एक सवाल पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में दोस्तों कितने % अनुसूचित जाति संख्या सबसे सवाल आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे कम था। कुछ इस प्रकार सवाल पूछा गया था। इसको आप सवाल को पूरा कर लेंगे। दोस्तों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों 2011 की जनगणना की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात दोस्तों कहाँ का है, केरल का है। कहाँ का है, केरल का। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली। नई दिल्ली। और दोस्तों साक्षरता दर सबसे कम कहाँ, सबसे अधिक कहाँ की है, केरल की है। सबसे कम कहाँ की है, बिहार की है। ये कुछ सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंगली गधा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये सवाल आई थिंक यूपी टेट में भी एक बार पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको इन दोनों से याद रखने हैं। राजस्थान, तो आपको दोस्तों याद होगा भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, भारत का 52वां दोस्तों भारत का 52वां कौन सा, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी। भारत का 52वां वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा, रामगढ़ विषधारी। कहाँ पर स्थित है, बूंदी राजस्थान में। भारत का दोस्तों 53वां कौन सा, रानीपुर। ये महत्वपूर्ण सवाल है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों आपको याद होगा गुरु घासीदास, ये कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। इसको भी आप लिख लें। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। ग्रांड ट्रंक रोड किसके समय बनवाई गई थी, जहांगीर के समय में। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित हुआ था, 1956, 1988, 1952, 2018। दोस्तों आपको याद रखना भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित हुआ था, वर्ष 2018 में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि 1956 इसको दोस्तों क्या हुआ था, 1956 जल्दी से दोस्तों बताना। एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है उसकी दोस्तों, उसका स्थापना हुई थी 1956 में। 1988 आपको याद होगा सेबी की स्थापना कब हुई है, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, 1988 में स्थापना हुई। लेकिन इसका अधिनियम कब का है, इसका अधिनियम है आपका दोस्तों 1992 में। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछी जाए सेबी यानी कि सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दोस्तों इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। इसको आप लिख लें। अब दोस्तों 1956 मैंने आपको बताया था एलआईसी का दोस्तों कब का अधिनियम है, 1956 का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न दोस्तों यहाँ पूछा गया कि निम्न में से किस एक्ट्रेस को 2011 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा। दोस्तों आपको नोट कर लेना है, इनमें से किस एक्ट्रेस को 2011 में पद्म पुरस्कार मिला है, वहीदा रहमान को। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में पद्म श्री मिला था। क्या मिला था, पद्म श्री। इसको आप लिख लें। दोस्तों आपको क्या पढ़कर जाना है, जो महत्वपूर्ण नृत्यक हैं और दोस्तों जो महत्वपूर्ण दोस्तों डांसर हैं या वायलिन वादक हैं, जो भी कुछ है ये वाद्य यंत्र से संबंधित है, इनको दोस्तों कौन सा पुरस्कार कब मिला, ये बात आपको कल के एग्जाम में पढ़कर जानी। 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा के अंदर। कल्याणी अम्मा, इनका संबंध दोस्तों किससे है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। कई बार मैं आपको नोट करा चुका हूं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गदर आंदोलन की शुरुआत कहां पर की गई थी, तो दोस्तों आपको याद होगा वर्ष 1913 में। वर्ष 1913 में दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन की शुरुआत की गई थी, गदर पार्टी की शुरुआत की गई थी। आपको याद होगा ये सब बातें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके पूछे गए। मैंने दोस्तों क्वेश्चन और उनके आंसर यहाँ पर लगा दिए हैं। दोस्तों अष्टक नियम किस वर्ष दिया गया था, ये सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ये दोस्तों 1965 में दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर कोई ऑप्शन नहीं है। और किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड।
अष्टक नियम दिया गया था न्यूलैंड के द्वारा। और दोस्तों आपको याद होगा डोवेनियर इन्होंने दोस्तों तर्क नियम दिया था। कौन सा तर्क नियम, ये बात आपको लिख लेनी है। भारत के संविधान में किस भाग को केवल सरकार के द्वारा चलाया या बंद किया जा सकता है? इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। निम्न में से किससे लैक्टोज की प्राप्ति होती है? ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि स्टार्च के पाचन में कौन सहायक होता है? तो आपके ऑप्शन में आई थिंक लार देके रखा था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20(2) इससे संबंधित एक सवाल आया था। दोस्तों आपको बता दें इसका सही जवाब क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 20(2). और दोस्तों आपको 20(1) भी याद रखना है, आर्टिकल नंबर 20(1). इसमें दोस्तों दोष सिद्धि से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आई थिंक दोस्तों आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। ये सब सवाल आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं। ये दोस्तों पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के सवाल है। चौथी शिफ्ट का इसमें एक भी सवाल इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिया है, उसको आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ मैं आपको आंसर की के साथ वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।